हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम अर्चना है और अभी तक आपने मेरा जीके का वीडियो देखा होगा जो कि आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है या फिर आपके जीके का जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड होता है। मगर आज से मैंने एक नए सब्जेक्ट का वीडियो बनाने की शुरुआत की है और वो सब्जेक्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री मेरा सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट है और हिस्ट्री में मैं पीएचडी भी हूँ। तो मैंने काफ़ी सालों तक हिस्ट्री पढ़ा और मुझे हिस्ट्री पढ़ने में बहुत मज़ा आता था। और कभी भी मैंने हिस्ट्री को एक पढ़ाई के रूप में नहीं लिया, बल्कि एक सब्जेक्ट के रूप में नहीं लिया कि मुझे इसको पढ़ना है, इसमें एग्ज़ाम देना है, ऐसा नहीं। मुझे मज़ा आता था इसलिए मैं पढ़ती थी और मैं खूब पढ़ती थी हिस्ट्री। मतलब कोर्स के अलावा भी उससे रिलेटेड जो भी अलग अलग किताबें होती थी वो भी पढ़ती थी ताकि उस टॉपिक को मैं अच्छे से समझ पाऊँ। मैंने अपने मेरे जो भी बच्चे हैं, मीन्स मेरे घर के जितने भी बच्चे हैं, मैंने सबको हिस्ट्री पढ़ाने की कोशिश भी की और उनको काफ़ी पसंद आता था। और मेरी बेटियां जो है उनका पूरा हिस्ट्री मैंने ही पढ़ाया और जिसकी वजह से उनका फेवरेट सब्जेक्ट, वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री हुआ करता था। और अभी मेरी एक बेटी 12th में है और मैं उसको हिस्ट्री पढ़ाती हूँ, तो मुझे लगा जब मैं मेहनत कर ही रही हूँ तो कुछ वीडियो भी बना देती हूँ ताकि आप लोगों को के लिए वो हेल्पफुल हो और बोर्ड में शायद आपको मदद मिले उसको इस वीडियो के ज़रिए बोर्ड में अच्छा स्कोर करने में या फिर CUET में अच्छा स्कोर करने में आप लोगों को हेल्प मिले। तो चलिए इस सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो क्लास 12th के चैप्टर 1 का वीडियो है। चैप्टर मतलब पार्ट 1 का चैप्टर 1 का पहला ही वीडियो है, तो उसका वीडियो है। और मेरी कोशिश होगी कि एक ही वीडियो में मैं पूरे चैप्टर को ख़त्म कर दूं। मतलब ये मेरा जो पूरा अप्रोच होता है हिस्ट्री पढ़ाने का वो है कहानी के फॉर्म में। कहानी के ज़रिए मैं उस हिस्ट्री को समझाने का प्रयास करती हूँ। तो एक क्लास में मैं आपको पूरे चैप्टर को समझाने की कोशिश करूँगी और दूसरी क्लास में मैं कोशिश करूँगी कि उस चैप्टर के जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उस पर हम डिस्कशन करें, जो कि आपके बोर्ड्स में या फिर CUET में MCQ या फिर ऑब्जेक्टिव्स में आपके लिए हेल्पफुल हो सके। तो आज का पहला वीडियो, और आज मैं कहानी सुनाऊंगी आप लोगों को हड़प्पा सिविलाइजेशन की। क्लास काफ़ी लंबा होने वाला है तो मैंने चाय पानी सारा इंतजाम कर लिया है और आप लोगों से भी ये आग्रह है कि आप लोग एक नोटबुक रखें, अपनी NCERT की किताब रखें। आपकी NCERT की किताब ये है, इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, और एक कॉपी तो रखेंगे और पेन रखें और हो सके तो मैप भी रखें, क्योंकि जो भी जगह की हम चर्चा करेंगे तो आप कोशिश कीजिए कि उसको अपने जो भी ब्लैंक मैप आप रखें उसमें उसको मार्क करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैप में मैप से भी काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं और जो बहुत इजी होता है स्कोर करना। अगर एक बार आप मैप को समझ लेते हैं ना, क्योंकि उसमें आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी चीज़ों को आप डेट याद करना है या बाकी चीज़, लेकिन मैप को अगर 2-3 बार आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक बार आप उस मैप का अपने दिमाग में पिक्चर बना लेते हैं ना, फिर आपको उसमें दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और उसमें श्योर शॉट 100% स्कोर करने का स्कोप है। तो ये 3 चीज़ें कोशिश कीजिए अपने पास रखने का। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। लेकिन चैप्टर की शुरुआत करने से पहले एक सवाल आप लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये जो पूरा वीडियो है, जो आगे जो ये जर्नी स्टार्ट हुई वो काफ़ी इंटरेक्टिव हो और मैं कुछ सवाल पूछूं, आप उसका जवाब दें, फिर उस जवाब के ऊपर एक डिस्कशन के लिए अलग से वीडियो बनाया जाए। तो ये सारे प्रोसेस अगर चलेंगे तो हमें मज़ा आएगा। तो तैयार हैं आप लोग? चलिए, आज का मेरा एक सवाल है कि हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, हिस्ट्री का हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। क्योंकि अक्सर बच्चे जो है, मैक्सिमम बच्चे हिस्ट्री सिर्फ इसलिए लेते हैं क्योंकि या तो बाकी सब्जेक्ट में मतलब उनको अच्छा नहीं लगता और उनकी समझ में नहीं आता, या फिर बाकी सब्जेक्ट उनको मिल नहीं रहा होता क्योंकि उनके स्कोर कम होते हैं। तो बाकी जैसे साइंस कॉमर्स के लिए थोड़ा सा ज़्यादा स्कोर चाहिए तो नहीं मिल रहा है, तो इसलिए हिस्ट्री मजबूरी में हिस्ट्री लेते हैं। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं 80% बच्चे ऐसे ही होते हैं। सिर्फ 20 से 30% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हिस्ट्री में सच में इंटरेस्ट होता है और वो पढ़ने के लिए हिस्ट्री लेते हैं और वो उसमें अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। हिस्ट्री में एक बहुत बेहतरीन कैरियर है, अगर बशर्ते कि आप उसमें उसको मज़ेदार तरीके से पढ़ें, उसको समझकर पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि हर फील्ड में हमें हिस्ट्री की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और इस पर अगले क्लास में डिस्कशन होगा। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और इस चैप्टर की शुरुआत में सबसे पहले हम बात करेंगे
हड़प्पा सिविलाइजेशन क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका चैप्टर का जो शीर्षक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस चैप्टर का शीर्षक है ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स। ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स, क्योंकि आप काफ़ी दिनों से हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, क्लास 6 से हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, क्लास 6 में आपने हड़प्पा पढ़ा भी होगा। तो हड़प्पा का कोई भी हड़प्पा के जो स्क्रिप्ट्स हैं वो पढ़े नहीं जा सके हैं, और जिसकी वजह से हड़प्पा के इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हमारे पास लिटरेरी सोर्स के ज़रिए नहीं मिल पाती है। तो जो भी हड़प्पा को हम जानते हैं, हड़प्पा से रिलेटेड जो भी एक इतिहास रचा गया, जो कहानियाँ रची गई हैं, वो उसके जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है उसके बेसिस पे। और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में क्या क्या है, पूरे डिटेल्स की चर्चा आगे करेंगे, लेकिन जो मोटा मोटी इस चैप्टर के टाइटल से रिलेटेड जो बातें हैं, ब्रिक्स मतलब कि ईंट हो गया, ईंट जो आपके ईंट मिले हैं, या बर्तन मिला है, मिट्टी का बर्तन मिला है, या फिर मन के जो बीट्स मिले हैं, जो प्रीसियस स्टोन, सेमी प्रीसियस स्टोन के बीट्स मिले हैं, मेटल की चीज़ें मिली हैं, या फिर आपके जो टाउन प्लानिंग की टाउन्स मिले हैं, या फिर एस्केलेटन मिले हैं। तो इसका पूरा जो एक इन सब चीज़ों के बेसिस पे अगर इस चैप्टर का कोई बेहतरीन नाम हो सकता था तो शायद यही हो सकता था, ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स। तो इस चैप्टर का जो टाइटल ये रहा। अब इसका आगे बढ़ते हुए हम पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है वो इंडिया का अर्लीस्ट नोन सिविलाइजेशन है, क्योंकि इससे पहले नोन, इसलिए इसमें एक वर्ड जो नोन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि हिस्ट्री में कुछ भी हम डेफिनेट होकर नहीं कह सकते कि यही है, ऐसा ही है, ऐसा नहीं होता, बल्कि कल को कुछ और खुदाई होती है, कुछ और मिल सकता है। हो सकता है हड़प्पा से भी पुरानी कोई सभ्यता हमारी जो कंट्री है उसके बाउंड्री के अंदर मिले, लेकिन कल को अगर कुछ ऐसी खुदाई होती है तो, लेकिन अभी तक जो खुदाई हुई, अभी तक का जो रिसर्च है उसके हिसाब से हड़प्पा जो है वो अर्लीस्ट नॉन सिविलाइजेशन है। और वो यह विश्व की दो अन्य जो सबसे प्राचीन सभ्यताएं हैं, मेसोपोटामिया और इजिप्ट के कंटेम्प्रेरी सभ्यता है। अब मेसोपोटामिया और इजिप्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो उसका भी थोड़ा सा जिक्र मैं कर लेती हूँ। मेसोपोटामिया का अर्थ होता है लैंड बिटवीन द रिवर्स, और ये दो नदियों के बीच की जगह है, और ये जो पूरी सभ्यता बसी थी वो टिग्रिस एंड यूफ्रेटस नदियों के बीच में बसी थी। इसका जो ज्योग्राफिकल एरिया जो आज के डेट में जो ज्योग्राफी है इसका वो है आपका मेनली इराक, और इसके अलावा साउथ टर्की और सीरिया में भी इसका जो बाउंड्री था वो फैला हुआ था। इजिप्ट आज भी एक कंट्री है, और इजिप्ट की जो सभ्यता है वो नाइल रिवर के इर्द गिर्द पूरी बसी हुई थी। और इजिप्ट की दो सबसे जो फेमस चीज़ें हैं वो है पिरामिड और फराओ। तो फराओ वहाँ के राजा को कहते थे, और पिरामिड जो स्ट्रक्चर है जो कि राजाओं का टोम हुआ करता था, वो किसी भी हिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए एक सपना होता है कि हम वहाँ जाएं और उस पिरामिड का दर्शन करें। मेरा भी एक सपना है कि मैं जाऊँ कभी और उस पिरामिड के नीचे बैठकर उस दौर के इतिहास को जानने और समझने का प्रयास करूँ। और तीसरा हमारा हो गया हड़प्पा, और ये हड़प्पा की जो सिविलाइजेशन थी वो इंडिया, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, ये 3 देशों में फैला हुआ है। उस वक्त तो जब इसकी खोज हुई थी उस वक्त तो सारा इंडिया ही था, इंडिया और अफ़गानिस्तान था, बट अब 3 देशों में यह फैला हुआ है। अब हड़प्पा का डेट की बात करते हैं। हड़प्पा का जो पूरा टाइम पीरियड है वो है 2500 BC से लेकर 1700 BC के बीच में, मतलब कि पूरे 800 वर्षों का पूरा उनका इतिहास था। 800 वर्षों तक वो पूरा उनका शासन काल नहीं बोल सकते, 800 वर्षों तक इस सभ्यता का अस्तित्व था। तो ये हो गया हड़प्पा का इंट्रोडक्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम चर्चा करते हैं इसमें कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई, हमें पता कैसे चला हड़प्पा सभ्यता के बारे में। वैसे तो आपके चैप्टर में ये सबसे लास्ट में बताया गया है, लेकिन हम इस वीडियो में हम इसकी शुरुआत में ही इसकी चर्चा करेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता के खोज के संबंध में भी एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कहानी है। 1856 में क्या हुआ था कि लाहौर और कराची के बीच में एक रेलवे लाइन बना था, क्योंकि वो एक टाइम पीरियड था 1850s के आसपास, जब ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार जो भी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उस वक्त हमारे यहाँ शासन था, और उन्होंने अलग अलग जगहों पे, मतलब जो भी व्यापार की दृष्टि से जो भी इम्पोर्टेंट जगह था
वहाँ पे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाना शुरू कर दिया था। तो इसी क्रम में 1856 में लाहौर से कराची के बीच में एक रेलवे लाइन बिछ रहा था। और जब कंस्ट्रक्शन वर्क होता है तो स्वाभाविक है कि खुदाई वगैरह होती है। तो उस दौरान काफ़ी पुरानी ईंटें मिल रही थी जो काफ़ी अच्छी थी और उस वक्त की ईंटों से ज़्यादा अच्छी थी। तो लेकिन जो मज़दूर काम कर रहे थे उन्हें कहाँ ये सब चीज़ें समझ में आने वाली थी। वो उनको उठाकर वहाँ जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा था उसमें उन्होंने यूज कर दिया उसको। लेकिन काफ़ी उस एरिया में काफ़ी थोड़ी सी भी खुदाई होती थी तो पुरानी चीज़ें मिलती थी। और फिर धीरे धीरे इस पर रिसर्च स्टार्ट हुआ। और तो उस वक्त तक क्या था कि ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हो चुकी थी और अशोकन इंस्क्रिप्शन को पढ़ा जा चुका था। अशोक सम्राट अशोक था, उनका इंस्क्रिप्शन के बारे में आप जानते होंगे कि वो अलग अलग राज्यादेश अपना जारी करते थे, एक पिलर लगाते थे हर जगह पे और जिस पे उनका राज्यादेश होता था जो कि ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में थी। तो उसको पढ़ा जा चुका था और उसको पढ़ने वाले थे जेम्स प्रिंसेप। और 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कर दी थी। तो ये तो एक था कि हिस्ट्री से रिलेटेड रिसर्च स्टार्ट हो चुका था इंडिया में। लेकिन क्योंकि अशोक के ऊपर काफ़ी काम हो चुका था, उसके बारे में लोगों को पता था, हिस्टोरियंस को, तो उनका ये मानना था कि जो भी चीज़ें वहाँ पे मिल रही हैं उसका संबंध कुछ ना कुछ मतलब मौर्यन एम्पायर जो था उसी से था। क्योंकि उस वक्त तक जो भी स्कॉलर्स थे उनको उनकी समझ ये थी कि इंडिया की जो विकसित सभ्यता थी, जो सबसे अर्लीस्ट विकसित सभ्यता थी, वो गंगा और उसके आसपास, गंगा नदी और उसके आसपास के एरिया में ही विकसित हुई थी। क्योंकि मौर्यन एम्पायर गंगा और उसके आसपास ही था। तो वो उन चीज़ों को भी अशोकन पीरियड से या फिर मौर्यन पीरियड से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सबसे जो एक लैंडमार्क पीरियड था हड़प्पा के इन्वेंशन के क्षेत्र में, वह था 1921 का। ये एक इम्पॉर्टेंट नाम और जो भी फैक्ट्स अभी बता रही हूँ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कीजिए और कोशिश कीजिए कि एक टेबल बनाइए। और इन सब चीज़ों का जो कि आपके NCERT की बुक में भी ये चीज़ें दी हुई हैं कि एक टेबल बना हुआ है और जगह किसने इन्वेंशन किया, कौन सा ईयर था, कहाँ पे, ये सारी चीज़ें एक जगह। इससे क्या होगा ना कि आप एक बार जब लास्ट में आप एग्ज़ाम की तैयारी करने बैठेंगे तो उसको एक बार देखेंगे तो आपको सारा का सारा चीज़ें, सारी की सारी बातें समझ में आ जाएगी। एक बार आप कहानी सुन लेंगे, फिर जो मेन फैक्ट्स हैं उसको आप एक जगह पे कहीं पे नोट डाउन करके रखेंगे, कुछ ग्राफ बना के रखेंगे, टेबल बना के रखेंगे, तो वो लास्ट के रिवीजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो 1920 में दयाराम साहनी ने एक जगह की खोज की और मतलब एक जगह खुदाई हुई, उसमें उन्होंने देखा कि वो जगह था मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट था जो कि अब पाकिस्तान में है, उस वक्त तो हिंदुस्तान में ही था। और मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने एक हड़प्पा नाम के जगह में एक जब खुदाई की तो उन्हें एक बहुत ही विकसित नगर मिला वहाँ पे, जो कि उसको खुदाई के दौरान पता चला कि ये मतलब इतना विकसित, मतलब उस वक्त का भी कोई नगर उस लेवल का नहीं था जो हड़प्पा की खुदाई के दौरान मिला। फिर वो काम चलता रहा। फिर अगले साल 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो में खुदाई की और उसके बाद उन्हें फिर से एक और विकसित नगर मिला। फिर एक स्कॉलर्स के बीच में एक चीज़ें हुआ कि नहीं, कुछ तो है जो इसका एक अलग इम्पोर्टेंस है, मतलब कि ये मौर्यन पीरियड से इसको कनेक्ट हम नहीं कर सकते, क्योंकि मौर्यन गंगा घाटी में इस तरह की कोई की खुदाई में हमें इस तरह की कोई जगह मिली ही नहीं, ना इस तरह की कोई चीज़ें मिली हैं। मतलब ये एक अलग इतिहास है, एक अलग टाइम पीरियड का सारा कहानी है। और फिर इस दिशा में सोचना शुरू हुआ और उसके बाद जब चीज़ों को आपस में जोड़ते जोड़ते तब समझ में आया कि नहीं, ये एक अलग सभ्यता थी जो कि मौर्यन एम्पायर से काफ़ी पहले विकसित हो चुकी थी। 1924 में फिर जॉन मार्शल, जो कि उस वक्त इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और पब्लिकली यह अनाउंस किया कि भारत में मौर्यन से पहले एक बहुत ही विकसित सभ्यता थी और उस सभ्यता का नाम हड़प्पा था।
क्योंकि अब उस वक्त उस सभ्यता का नाम क्या था ये हमें नहीं पता, लेकिन क्योंकि हड़प्पा नामक जगह पे सबसे पहले इसकी खोज की गई थी, इसलिए इसको हड़प्पा नाम दिया गया। और इंडस रिवर के आसपास ये पूरी की पूरी सभ्यता फैली हुई थी, इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। अब आप अगले पॉइंट्स पे हम आते हैं, और इतिहास में सबसे को समझने के लिए, इतिहास को जानने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं? एविडेंस। हम एविडेंस के बेसिस पे ही पूरे इतिहास को रिक्रिएट करते हैं। हम अपने मन से कुछ नहीं बोल सकते, जो भी चीज़ें मिलती हैं, जो प्रमाण मिलता है उसके बेसिस पे ही काम होता है। तो दो तरह की एविडेंस का इस्तेमाल होता है, एक होता है आर्कियोलॉजिकल, दूसरा होता है एपिग्राफिक। आर्कियोलॉजिकल जो फिजिकल फॉर्म में चीज़ें मिल रही हैं, जो खुदाई के दौरान, या कोई महल मिल रहा है, बर्तन मिल रही हैं, या फिर जो भी चीज़ें इस तरह के स्केलेटन मिल रहा है, ये या फिर हड़प्पा का जो नगर है वो मिला, वो सारे आर्कियोलॉजिकल चीज़ें हैं। और दूसरा होता है लिटरेरी एपिग्राफिक्स चीज़ें, मतलब लिटरेरी चीज़ें जो किताब के फॉर्म में मिल रही हैं, या इंस्क्रिप्शन के फॉर्म में मिल रही हैं, या कॉइन्स पे लिखा हुआ कुछ है उसके फॉर्म में। तो उसके बेसिस पे इतिहास की रचना होती है। जनरली क्या होता है, जब हम स्क्रिप्ट को पढ़ रहे होते हैं, मतलब हमारी पहचान का कोई स्क्रिप्ट होता है, तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस और एपिग्राफिक सोर्सेस, लिटरेरी सोर्सेस को आपस में कनेक्ट करके एक ऑथेंटिक इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन हड़प्पा के संदर्भ में एपिग्राफी जो भी स्क्रिप्ट है उसको नहीं पढ़ा जा सका है, तो हम पूरी की पूरी तरीके से आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस पे ही डिपेंडेंट है। तो ये हमारा हो गया इसके सोर्सेस के बारे में। अब क्योंकि 800 वर्षों का पूरा उसका टाइम पीरियड था हड़प्पा का, तो इस पूरे पीरियड को 3 भागों में बांटा गया है, अर्ली हड़प्पा, मैच्योर हड़प्पा और लेटर हड़प्पा। तो जो अर्ली हड़प्पा के जो भी टाउन्स थे वो काफ़ी छोटे छोटे थे, और वहाँ पे जो भी आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, जो भी सामान मिले हैं, वो अलग अलग जगह पे लोकली मतलब उसको बनाया गया था। कोई एक रूपता नहीं है उन सामानों में, मतलब एक जगह के सामान से दूसरी जगह के सामान में कोई एक रूपता नहीं है। और जो सेटलमेंट भी थे वो काफ़ी छोटे छोटे थे। लेकिन जो मैच्योर हड़प्पा है उसके जो भी आर्टिफैक्ट्स मिले, जो भी सामान मिले हैं, आर्टिफैक्ट्स, या फिर जो भी जिस भी चीज़, चाहे वो टाउन प्लानिंग ही क्यों ना हो, उसमें सब में एक रूपता है। जो चीज़ें हमें हड़प्पा में मिली हैं वही चीज़ें हमें लोथल में भी मिली हैं, जो मोहनजोदड़ो में मिली है वही धौलावीरा में भी मिला है। भले ही दूरी इतनी हो, लेकिन उसमें काफ़ी एक रूपता थी। और जो सेटलमेंट थे वो काफ़ी बड़े बड़े सेटलमेंट थे। तो ये एक बेसिक डिफरेंस था दोनों में। अब आगे हम बात करते हैं कि उस समय के लोगों की फूड हैबिट्स कैसी थी। फूड हैबिट्स के बारे में हम कैसे पता करेंगे? तो जो भी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस मिले हैं, जो प्लांट्स मिले हैं, या फिर प्लांट्स के फोसिल्स मिले हैं, या फिर प्लांट्स के जो चित्र मिले हैं, या फिर कहीं पे जले हुए अनाज मिले हैं, एनिमल बोन्स मिले हैं, तो इसके बेसिस पे उनकी पूरी फूड हैबिट्स की एक रूपरेखा तैयार की गई। और इसमें दो जो एक्सपर्ट हैं उनकी भूमिका काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। उसमें से पहले एक्सपर्ट होते हैं आर्कियोबॉटनिस्ट। आर्कियोबॉटनिस्ट वो होते हैं जो कि एंशियंट प्लांट का स्टडी करते हैं, मतलब आर्कियोबॉटनिस्ट स्टडी ऑफ एंशियंट प्लांट। और दूसरा है आर्कियोजियोलॉजिस्ट या फिर जू आर्कियोलॉजिस्ट, ये जो उस वक्त के जानवरों के जो फोसिल्स मिले हैं, जो हड्डियाँ मिले हैं, उसका अध्ययन करते थे। तो ये दोनों जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने काफ़ी इस क्षेत्र में अध्ययन किया कि उस वक्त के लोगों के क्या क्या चीज़ें वो लोग खाया करते थे। और उनके अध्ययन के बेसिस पे हमें जो कुछ फैक्ट्स मिला है उसके बेसिस पे यह एक पूरा तैयार किया गया कि उस वक्त के लोग वीट, बार्ली, लेंटिल, चिकपी, सेसम, ये सारे अनाज खाते थे। ये ऑलमोस्ट हर एक हड़प्पा के हर एक साइट्स पे मिला है। और इसके अलावा कुछ लोकलाइज चीज़ें भी मिली हैं, जैसे कि गुजरात में हमें मिलेट्स मिला है, और कालीबंगन में हमें जले हुए धान के अवशेष मिले हैं। तो ये सारी जो थी जो प्लांट प्रोडक्ट्स थे वो यूज होता था, जिसमें कि ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हो सकता है आपको पूछा जाए ऑब्जेक्टिव्स में कि इनमें से कौन से अनाज जो है वो लोग खाया करते थे, या फिर कालीबंगन में क्या मिला है, गुजरात के ये आपको गुजरात में कौन कौन से अनाज मिले हैं। तो इस तरह की चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो इसको नोट डाउन कीजिए कि वीट, बार्ली, लेंटिल, चिकपी, सेसम, मिलेट एंड पैडी, ये सारे अनाज उस वक्त के लोग खाया करते थे, और इसके अवशेष हमें मिले हैं। अब एनिमल में कौन कौन से जानवर उस वक्त थे,
तो जो एनिमल्स को दो भाग में बांटा गया, एक तो डोमेस्टिकेटेड जो पालतू जानवर थे, दूसरा जो वाइल्ड जानवर, वाइल्ड एनिमल्स थे। अब डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स में कौन कौन से एनिमल्स थे? कैटल, सीप, गोट, बफेलो, पिग, ये सारे जो एनिमल थे वो डोमेस्टिकेटेड थे, इन्हें लोग पालते थे। और वहीं बोर्ड, डियर और घड़ियाल ये वाइल्ड एनिमल थे। और फिश के भी हमें बोन्स मिले हैं, तो ये भी समझ में आता है कि वो लोग फिश भी खाते थे, क्योंकि नदी के किनारे वो पूरा का पूरा पूरी की पूरी सभ्यता बसी हुई थी या समुद्र के किनारे थी, तो स्वाभाविक है कि फिश तो खाते ही होंगे। तो ये सारी उनकी पूरी एक ईटिंग जो हैबिट्स में ये सारी मतलब जो प्रोडक्ट्स थे वो यूज करते थे वो। अब ये एक चीज़ और सवाल उठता है कि जो अगर वो मांसाहारी थे या फिर वो शिकार करके जानवरों को लाते थे, खाते थे, तो ये काम वो कौन उनके लिए कौन करता था? वो खुद करते थे या इसके लिए कोई एक अलग कम्युनिटी थी? इसके बारे में भी हमें कुछ नहीं पता कि उसकी कोई एक अलग कम्युनिटी थी या फिर वो खुद क्या करते थे। अब एग्रीकल्चर उस वक्त था, इसके हमने देखा कि उस वक्त एग्रीकल्चर था और काफ़ी विकसित एग्रीकल्चर था। तो टेक्नोलॉजी क्या वो यूज़ क्या करते थे उस वक्त की एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी क्या थी? तो इसके कालीबंगन में हमें मिला है जुते हुए खेत, और हमें इस तरह के भी कुछ खेत जुते हुए मिले हैं जिसमें दो तरीके से उसको जोता गया है, मतलब दो अलग अलग डिजाइंस में उसको एक ही खेत को जोता गया। तो समझ में आता है कि मतलब दो डिफरेंट पैटर्न में जुता हुआ खेत है, तो इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि एक ही टाइम में वो दो फसल एक ही खेत में उगाया करते थे। कालीबंगन में हमें जुता हुआ खेत मिला है जिसके ऊपर धान भी हमें मिला है। चोलिस्तान में और बनावाली में हमें प्लाव मतलब हल के मॉडल मिले हैं। ये भी एक सवाल आ सकता है कि हल के मॉडल किस हड़प्पन साइट में मिले हैं, तो चोलिस्तान और बनावाली में हमें हल के मॉडल मिले हैं। और क्योंकि ये पूरा का पूरा जो एरिया था, चाहे वो पाकिस्तान का वो सिंध का एरिया हो या गुजरात का वो एरिया हो या पंजाब का, जो ये पूरा का पूरा जो हड़प्पन साइट्स मिले वो सेमी एरिड एरिया है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है और पानी की उतनी उपलब्धता नहीं है। तो अगर कृषि था तो सिंचाई भी होती होगी, तो सिंचाई किस तरीके से की जाती थी? तो अफ़गानिस्तान का एक छोटा सा सेटलमेंट है सोरथुगाई, वहाँ पे हमें कैनाल्स मिले हैं। और हालांकि पंजाब और सिंध के एरिया में कैनाल्स नहीं मिले हैं, लेकिन इसके संबंध में जो भी रिसर्चर हैं, जो स्कॉलर्स हैं, उनका ये मानना है कि ये कैनाल्स शायद होंगे, लेकिन टाइम के साथ साथ वो भर गया होगा, इसलिए हमें इस तरह का कोई एविडेंस नहीं मिला है। तो ये भी एक सवाल आ सकता है कि कैनाल्स के एविडेंस कहाँ पे मिले हैं? तो अफ़गानिस्तान के सोरथुगाई नामक जगह पे हमें कैनाल्स के एविडेंस मिले हैं। अब आगे हम बढ़ते तो हमने देखा कि कृषि में क्या क्या टेक्निक यूज हो रही है। एक तो हल चल रहा है, हल था, हल के जो मॉडल है वो हमें मिले हैं। सिंचाई का भी हमें कैनाल्स मिला है। और इसके जो गुजरात के धौलावीरा में जो एक वहाँ पे भी हमें कोई कैनाल्स नहीं मिला है, तो वहाँ पे क्या मिला है हमें? वाटर रिजर्वायर। तो ऐसा माना जाता है कि वाटर रिजर्वायर जो था उसी से उसी का इस्तेमाल खेती में सिंचाई के लिए किया जाता होगा। अब आगे बढ़ते हैं। प्रोसेसिंग मतलब फूड प्रोसेसिंग कैसा था? अब अनाज उपज रहा था, वो खा रहे थे, तो कैसे खा रहे थे? जैसे हम खाते हैं ना, धान को चावल बनाते हैं या पोहा बनाते हैं या गेहूं का आटा बनाते हैं, दाल को उसको तैयार करते हैं, तब हम खाते हैं। तो उस वक्त के लोग भी तो इस तरह का कोई प्रोसेसिंग करते होंगे, तभी तो खाते होंगे। तो प्रोसेसिंग की जब हम उसके ऊपर जब रिसर्च हुआ तो देखा गया कि कुछ स्टोन इक्विपमेंट्स हमें मिले हैं जिसको ऐसा माना जाता है कि उसका इस्तेमाल फूड प्रोसेसिंग के लिए किया जाता था। जो जैसे कि एक हैंड ग्राइंडर टाइप का, पत्थर का हैंड ग्राइंडर, कुछ उस तरह का कुछ एक मॉडल मिला है। फिर सिलबट्टे टाइप का कुछ एक पत्थर मिला है, भारी सा पत्थर। तो ऐसा माना जाता है कि उसके ऊपर अनाज को पीसा जाता होगा और फिर उसको खाने के लिए तैयार किया जाता होगा। तो ये सारे उनके फूड हैबिट्स या फूड से रिलेटेड जो भी उनकी खान पान से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ थी, उसका सारा इतिहास था। अब आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा का सबसे इम्पॉर्टेंट जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है हड़प्पा से जुड़ा हुआ, वो उस टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं, और वो टॉपिक है सिटी प्लानिंग। क्योंकि हम जानते हैं कि सिटी प्लानिंग ही एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसी खासियत है हड़प्पा को, जो उसको अपने कंटेम्प्रेरी, अपनी पुरानी, अपनी नई बात की हर एक सभ्यताओं से उसे बिल्कुल अलग करता है, क्योंकि उतनी विकसित नगर प्लानिंग और किसी भी सभ्यता में हमें नहीं मिली है। तो सेटलमेंट, अब जब हम सिटी प्लानिंग की बात करते हैं तो जो मेन
4-5 सिटीज़ हैं जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि उनका एक बहुत ही सबसे विकसित शहर था, जैसे कि धौलावीरा, लोथल, मोहनजोदड़ो और आपका हड़प्पा। ये 4 सिटीज़ काफ़ी बड़े और विकसित शहर थे। तो ये जो इसके अलावा भी बाकी जैसे राखीगढ़ी, हरियाणा में राखीगढ़ी जगह है, या फिर बनावली है, या फिर सोरतुगई है, तो ये सब राखीगढ़ी हालांकि बड़ा साइट्स है, बट बाकी जो सोरतुगई या बनावली ये सब छोटे छोटे साइट्स थे। तो मेनली जो ये 4 बड़े बड़े शहर थे, तो ये जो शहर है उनको, वो शहरें जो होती थी उस वक्त वो 2 भागों में बटी होती थी। एक ऊंचाई के ऊपर बनी होती थी, एक थोड़ा सा नीचे बना होता। जो ऊंचाई के ऊपर जो सिटाडेल होता था वो अलग से फोर्टिफाइड होता था, और लोअर टाउन जो है वो भी अलग से फोर्टिफाइड होता था। उसके जो सिटाडेल है वो शहर के वेस्ट साइड में बना होता था, और लोअर टाउन शहर के ईस्ट साइड में बना होता था। लेकिन लोथल और धौलावीरा में जो फोर्टिफिकेशन है वो कंबाइंड रूप से किया गया, मतलब लोअर टाउन और सिटाडेल का एक ही साथ फोर्टिफिकेशन किया गया। लेकिन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का सिटाडेल और लोअर टाउन का फोर्टिफिकेशन डिफरेंट, अलग अलग मतलब बटा हुआ था, वो अलग, उन दोनों का अलग अलग फोर्टिफिकेशन किया गया था। जो मोहनजोदड़ो का सिटाडेल है वो एक ख़ास तरीके से, क्योंकि वहाँ पे हमें ग्रेट बाथ मिला है, और ऐसा माना जाता है कि अब वो ग्रेट बाथ था क्या, वो किस तरीके से बना हुआ था। तो वो एक कुंड था जो ईंट से पूरा घिरा हुआ था, उसके नीचे भी जिप्सम और ईंट से पूरा उसका एक प्लेटफॉर्म तैयार किया हुआ था ताकि उसका पानी साफ़ रहे। फिर एक तरफ उसके पानी को निकलने की व्यवस्था थी, जो यूज्ड पानी था उसको एक अलग तरह से एक अलग दिशा से निकाला जाता था, जो कि नाली में जाके मिलता था, और कुआं से पानी डायरेक्ट ये ग्रेट बाथ में लाया जाता था। अब ये दोनों तरफ उनकी सीढ़ियाँ बनी हुई थी उसके अंदर आने और जाने के लिए, और उसके चारों तरफ कॉरिडोर बना हुआ था, वहाँ पे कमरे भी कुछ बने हुए थे। तो ऐसा माना जाता है कि जो ये ग्रेट बाथ है मोहनजोदड़ो का, उसका इस्तेमाल किसी सामूहिक कार्यक्रम के लिए, किसी धार्मिक कार्यक्रम के लिए किया जाता होगा, क्योंकि कमरे बने हुए हैं, शायद उसका इस्तेमाल कपड़े बदलने के लिए किया जाता होगा। अब लोअर टाउन की अगर हम बात करें तो ये एक रिहायशी इलाका था, और यहाँ पे आम जनता यहाँ पे रहा करती थी। यहाँ पे जो भी घर बने हुए हैं वो पक्की ईंट से बने हुए हैं, और कई घर हैं जो डबल स्टोरी भी बने हुए हैं। इन नगरों को देख के, इस हिस्से को देख के ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे लोग आके बस ऐसे ही बस गए होंगे, कि ज़मीन खरीदा और बस गया, ऐसा नहीं लग रहा है, बल्कि लगता है कि इसको बहुत ही अच्छे से प्लान करके बसाया गया था। जैसे कि आजकल आप देखते होंगे कि अगर आप नोएडा गए होंगे या फिर आप चंडीगढ़ गए होंगे, तो पूरा का पूरा जो शहर है वो बड़े ही प्लान वे में बसाया गया है। पहले ज़मीन को एक्वायर किया, फिर उसको डिवाइड किया, फिर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, उसके बाद लोग वहाँ पे आए, ज़मीन खरीदी और वहाँ पे घर बनाया अपना अपना। तो इसी तरह की कोई व्यवस्था उस वक्त वहाँ पे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या फिर बाकी जगहों पे भी जो मेन शहर है वहाँ पे थी, क्योंकि जो घर बने हैं उन हर एक घर में नाली थी, और वो नाली जो नाली शहर का जो मेन नाली था उसमें आके मिला हुआ था। हर एक घर का दरवाज़ा था वो एक मेन गली में आके खुलता था। फिर घर का डिज़ाइन बड़ा ही मतलब सोच समझकर बनाया हुआ था। फिर जो घर होते थे वो घर के अंदर का जो डिज़ाइन होता था कि घर में एक आंगन होता था, एक कॉमन एरिया होता था, उसके चारों तरफ सारे कमरे बने होते थे। तो ऐसा माना जाता है कि जो आंगन का एरिया है वो कॉमन एक्टिविटी के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता होगा, जैसे कि खाना पीना, बर्तन धोना या फिर सिलाई कढ़ाई के लिए उस एरिया का इस्तेमाल किया जाता होगा, जहाँ परिवार के सभी सदस्य बैठ के एक साथ कुछ काम करते होंगे। ऊपर में भी कमरे होते थे। घर के जो मेन दरवाज़ा था वो मेन गली में आके खुलता था, लेकिन उस दरवाजे से आप घर के अंदर नहीं देख सकते थे। मतलब उसका डिज़ाइन कुछ इस तरीके से बना हुआ था कि उससे डायरेक्ट अंदर के व्यू नहीं दिखता था। जैसे आजकल होता है ना कि घर का मेन दरवाज़ा खोलो तो पूरे घर का नज़ारा दिख जाता है, मगर ऐसा नहीं था उस वक्त। तो इस तरीके से उसको प्राइवेसी को ध्यान में रखकर इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था। इसके बाद जो घर के खिड़कियाँ जो थी वो गली की तरफ, मतलब जो ग्राउंड फ्लोर था उसमें ग्राउंड फ्लोर की दीवार में कोई भी खिड़कियाँ नहीं थी, ताकि क्योंकि ग्राउंड फ्लोर में अगर खिड़कियाँ हो तो वो आसानी से बाहर से लोग घर के अंदर देख सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे खिड़कियाँ थी,
हर एक घर का अपना बाथरूम होता था, कुआं होता था। मोहनजोदड़ो में ही हमें सिर्फ 700 कुएँ मिले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का वह पूरा शहर रहा होगा, जहाँ सिर्फ 700 कुएँ हमें अभी मिले हैं। पहले पता नहीं और कितने रहे होंगे। पक्की ईंटों का तो इस्तेमाल मैंने पहले ही बताया कि पक्की ये घर जो थे वो पक्की ईंटों के बने हुए थे। एक और जो खासियत थी कि जो ईंटें मिली हैं वहाँ पे, चाहे वो मोहनजोदड़ो हो, चाहे हड़प्पा हो, चाहे लोथल हो, चाहे कालीबंगान या कहीं भी, सब जगह की ईंटों का डिज़ाइन एक जैसा था, उनका मेजरमेंट्स, उनका साइज एक जैसा था। तो और फिर जिस लेवल पे वो पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क किया गया है, तो वो ऐसा लगता है जैसे वो कोई मतलब उसके लिए कुछ सी बहुत बड़ी प्लानिंग की ज़रूरत रही होगी। और वो प्लानिंग की कोई एक व्यक्ति या कोई एक समूह नहीं कर सकता था, बल्कि उसके लिए कोई बहुत बड़ा सिस्टम एक रहा होगा जिसके ज़रिए ये पूरी प्लानिंग की गई होगी। तो ये उनका पूरा जो है था, नगर का पूरा सिस्टम इस तरीके से बना हुआ था। अब इसको हम एक बार और रिकैप कर लेते हैं कि जो शहरें थी वो 2 भाग में बटी हुई थी, लोअर टाउन और सिटेडल। सिटेडल ऊंचाई पे बना हुआ था, लोअर टाउन जो है वो थोड़ी सी नीचे बनी हुई थी। मोहनजोदड़ो के सिटेडल में हमें ग्रेट बाथ मिला है। ग्रेट बाथ में हम देखते हैं कि वहाँ पे कॉरिडोर बना हुआ था, कमरे बने हुए थे। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे उस ग्रेट बाथ का इस्तेमाल धार्मिक या किसी भी सामूहिक कार्यक्रम के लिए किया जाता होगा। लोअर टाउन के सारे जो घर थे वो पक्की ईंटों के बने हुए थे। हर एक घर को मेन नाले से उसको कनेक्ट किया गया था। हर एक घर में अपना कुआं था, बाथरूम था, खिड़कियाँ जो थी वो ऊपरी फ्लोर पे थी, और मेन डोर को इस तरीके से बनाया गया था कि घर के अंदर का नज़ारा उससे ना दिखे। तो ये सारी पूरी की पूरी व्यवस्था उस वक्त नगर प्लानिंग के अंदर थी। आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे आगे सोशल डिफरेंसेस। उस समय का समाज कैसा था, जैसे कि आजकल का भी समाज कैसा है। समाज में बटा हुआ तो होता ही है समाज। कोई अमीरी गरीबी में, औरत मर्द के बीच डिफरेंसेस होते हैं, अपर कास्ट लोअर कास्ट के बीच डिफरेंसेस होते हैं, हिंदू मुसलमान, दुनिया भर के डिफरेंसेस आज हमारे समाज में। उस वक्त का समाज कैसा था? क्या वहाँ उस वक्त भी इस तरह के कोई डिफरेंसेस थे? क्या अमीरी गरीबी की कोई बात थी, या फिर कोई अपर क्लास लोअर क्लास, या फिर रूलिंग क्लास और आम जनता, इस तरह का कोई सोशल डिफरेंसेस था या नहीं था? तो इस तरह का कोई आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो मिले हैं उसके बेसिस पे हम इस तरह की किसी भी सोशल डिवीज़न की बात हमें समझ में नहीं आती है कि उस तरह का कोई, जैसे कि अगर मान लीजिए कि कुछ घर ऐसे मिलते जो बहुत ही भव्य होते, कुछ घर छोटे मिलते, ऐसा सभी घर एक जैसे थे। हाँ, ये हो सकता था कि कोई 1 फ्लोर का है, कोई 2 फ्लोर का है, लेकिन घर का जो कमोबेश जो पूरा एरिया होता था, जो डिज़ाइन होता था, वो एक जैसा था। तो उस घर को देख के कहीं ऐसा नहीं लगता है कि ये किसी अमीर आदमी का घर था या ये किसी गरीब आदमी का घर था। तो सोशल डिफरेंसेस, हालांकि कुछ बरियल्स हमें मिले हैं जिसमें कि कुछ बरियल्स हैं जिसमें कुछ भी नहीं मिला है, कुछ बरियल्स हैं जिसमें कुछ सामान रखे हुए हैं, जैसे कि पर्सनल यूज के भी जो भी सामान होते हैं, जिस तरह जो कि हमें जनरली बरियल्स, मतलब जब कोई आदमी लाइफ आफ्टर डेथ की एक परिकल्पना होती है कि मरने के बाद भी जनरली कुछ समाज में ऐसी मान्यताएं होती हैं कि मरने के बाद भी लोगों की ज़िंदगी होती है, और उनके इसलिए उनके जो कब्र होते हैं उसकी में उनके इस्तेमाल की, उनकी पसंद की सारी चीज़ें रखी जाती हैं। तो कुछ कब्र हमें ऐसी मिली हैं, लेकिन ऐसा कोई बहुत ग्रेट डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलता है। तो हम इस संभावना से इनकार तो नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हमें स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते तब तक डेफिनेटली कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है उसके बेसिस पे कोई सोशल डिवीज़न के हमें लक्षण वहाँ पे दिखाई नहीं देते। अब आगे बढ़ते हैं हम कि उस वक्त के लोग क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल किया करते थे। तो इस रोज़मर्रा की इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें में जैसे कपड़े हो जाएंगे, तो कपड़ों का तो कोई इस तरह का हमें साक्ष्य नहीं मिला है, क्योंकि अगर कॉटन के कपड़े इस्तेमाल होते हैं या जो भी होते हैं तो वो ख़त्म हो गया होगा, इतने समय तक उनका बचे रहना संभव नहीं था। तो जो बीड्स मिले हैं, जो कि मोती होते थे, बीड्स मिले हैं, मिट्टी के बहुत सारे बर्तन मिले हैं, मिट्टी के खिलौने मिले हैं, हल मिला है जो कि खिलौने के रूप में इस्तेमाल होता था, और फिर पत्थर के बहुत सारे सामान मिले हैं, जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया कि हैंड ग्राइंडर मिला है, या सिलबट्टा मिला है, या फिर पत्थर के कुछ औजार मिले हैं। तो इस तरह की चीज़ें मिली हैं जिसका इस्तेमाल रोज़मर्रा की जीवन में किया जाता होगा।
अब रोज़मर्रा के जीवन के अलावा कुछ चीज़ें ऐसी भी मिली हैं जिसका इस्तेमाल कभी कभी किया जाता है और जिसे हम लग्जरी आइटम के उसमें श्रेणी में रख सकते हैं। और लग्जरी आइटम की श्रेणी में एक जो प्रोडक्ट है वो है फैंस, FAENC, फैंस। और इसको लग्जरी आइटम की श्रेणी में इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है वो काफ़ी जटिल थी। इसको बनाने के लिए ग्राउंड सैंड या फिर सिलिका को कलर में मिक्स करते थे, फिर उसको गम में मिलाते थे और फिर उसको बहुत ही तेज़ हीट पे उसको गर्म किया जाता था, जिससे कि वो पूरा का पूरा बहुत ही चमकीला प्रोडक्ट निकलता था। तो ऐसा माना जाता है कि ये इसको हम मतलब मान सकते हैं कि ये एक लग्जरी प्रोडक्ट था। इसके अलावा सेमी प्रीशियस स्टोन्स के बहुत सारे बीड्स मिले हैं, तो इसको भी लग्जरी आइटम्स में माना गया है। जो मेटल प्रोडक्ट्स मिले, गोल्ड के सामान है, तो उसको भी लग्जरी प्रोडक्ट्स में उसकी गिनती की जाती है। अब जो भी लग्जरी प्रोडक्ट या फिर वैल्यूएबल सामान था, जो कि सेमी प्रीशियस स्टोन या फिर गोल्ड या फिर कॉपर के जो भी सामान मिले हैं, वो हमें छोटे सेटलमेंट में कहीं भी नहीं मिले। ये सारे के सारे बड़े सेटलमेंट में ये सारे सामान हमें मिले हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं कि ये जो सामान मिले हैं तो इनका निर्माण कहाँ पे होता था, इनका जो भी प्रोडक्शन सेंटर कहाँ पे हुआ करता था। तो इसके 3-4 प्रोडक्शन सेंटर थे जहाँ पे इन सारी चीज़ों का निर्माण किया जाता था और अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ों का निर्माण होता था। जैसे कि एक जगह है चान्हुद्रो एक बहुत ही छोटा सा एक सेटलमेंट था और यहाँ पे जो चीज़ें बन रही थी उसका मतलब बीड्स, सेल कटिंग भी यहाँ पे होता था, फिर मेटल का जो काम होता था वो भी यहाँ पे किया जाता था, फिर सील मेकिंग, सील जो जिसे ठप्पा मतलब मुहरें जो होती थी वो भी यहाँ बनाया जाता था, वेट करने का जो सामान था वो भी यहाँ पे बनता था। अब इन सब चीज़ों को बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल यूज होते थे, मटेरियल में क्या क्या है, इसको भी ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और इसको आप ज़रूर नोट डाउन कीजिए कि चान्हुद्रो में क्या क्या बनता था। चान्हुद्रो में क्या क्या बनता था, बीड्स, शेल कटिंग होता था, मेटल वर्किंग होता था और सील मेकिंग और वे मेकिंग, यहाँ पे वेट मेकिंग होता था यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें चान्हुद्रो में होती थी। मटेरियल कौन कौन सा यूज होता था, कार्नेलियन, जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्टीटाइट, ये सारे जो मटेरियल हैं वो बीड्स बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। वहीं कॉपर, ब्रॉन्ज और गोल्ड का भी इस्तेमाल होता था। और इसके अलावा कौन कौन से शेप, किस किस शेप में ये सारे सामान मिले हैं, तो सिलेंड्रिकल शेप, स्फेरिकल शेप, फिर डिस्क शेप, ये सारे शेप के सामान हमें मिले हैं। अब ये जो सामान जो बनते थे इसको जो खूबसूरत, जो कि जिन सामान को हम लग्जरी आइटम्स में या फिर वैल्यूएबल आइटम्स में मानते हैं, तो उनको बनाने के बाद उनको डेकोरेट भी किया जाता था। अब डेकोरेट करने के लिए कौन कौन से टेक्निक का इस्तेमाल करते थे, तो इंसाइजिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते थे, फिर पेंटिंग करते थे, फिर ग्राइंडिंग करते थे, पॉलिशिंग करते थे, फिर ड्रिलिंग करते थे। ये सारी टेक्निक इन चीज़ों को, इन आइटम्स को सजाने के लिए या फिर इनको डेकोरेट करने के लिए इन सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल हो रहा था। फिर हमें ये इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है, लोथल और धौलावीरा में हमें एक स्पेशलाइज्ड ड्रिल मिला है लोथल और धौलावीरा में, लोथल, धौलावीरा और चान्हुद्रो में भी ये मिला है, जिसके जरिए जो स्पेशलाइज्ड ड्रिल जिससे कि ये जो सामान बनते थे उसको डेकोरेट करने के लिए इस ड्रिल का इस्तेमाल किया जाता था। दूसरा एक जगह है जो प्रोडक्शन सेंटर था वो था नागेश्वर और बालाकोट। नागेश्वर और बालाकोट जो है वो एक कोस्टल एरिया था, मतलब समुद्र से काफ़ी नज़दीक का एरिया था और ये बहुत ही छोटा सा सेटलमेंट था। तो इसलिए यहाँ पे शेल जो कौड़ियाँ होती हैं उससे बने हुए बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, क्योंकि समुद्र के किनारे होने की वजह से ये सारे जो सामान थे वहाँ पे इजीली अवेलेबल होंगे, तो उससे जो चीज़ें बनती थी वो वहाँ पे बनती थी। अब जो भी ये सामान बन रहा था, ये बन तो रहे थे छोटी छोटी जगहों में। अब कौन कौन से प्रोडक्शन सेंटर कौन कौन से, चान्हुद्रो हो गया, नागेश्वर, बालाकोट हो गया, और ये मेन 3 आपका प्रोडक्शन सेंटर था। और ये जो प्रोडक्शन सेंटर में जो भी सामान बन रहा था उसको बड़े बड़े शहर में भेजा जाता था, और मेनली आपका हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और धौलावीरा में ये सारे सामान जो थे वो जाते थे। या तो ये लोकली जो लोग थे वहाँ के वो इसको इस्तेमाल करते होंगे, या फिर व्यापार के रूप में इसको बाहर भेजा जाता था।
तो ये हमारा क्राफ्ट से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड सारी चीज़ें थी। अब जो ये चीज़ें बन रही थी, इसके लिए जो सामान हमने बताया कि ये सारी प्रोडक्ट्स यूज हो रहे थे, तो क्या ये प्रोडक्ट लोकली अवेलेबल थे या फिर ये कहीं बाहर से आ रहे थे? तो कुछ चीज़ें तो लोकली ही अवेलेबल थे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बाहर से भी आ रही थी। अब जो चीज़ें लोकली अवेलेबल थे उसमें कुछ जो लकड़ी का सामान बन रहा होगा या फिर कुछ पत्थर का जो सामान बन रहा होगा, तो वो सारे लोकल जो मटेरियल अवेलेबल थे उसी से बन रहे थे। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बाहर से भी आ रही थी। अब बाहर से क्या क्या आ रही थी और कहाँ से आ रही थी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप नोट डाउन कीजिए। सोर्तुगई जो कि अफ़गानिस्तान में एक जगह है, वहाँ से लेपिस लेजुली और ब्लू स्टोन ये आता था। लोथल से कार्नेलियन आता था। स्टीटाइट जो था वो साउथ राजस्थान या फिर नॉर्थ गुजरात से आता था। इसके अलावा कॉपर जो है वो राजस्थान से आता था और साउथ इंडिया से गोल्ड आता था। इसके अलावा भी रिसेंट में कुछ और भी रिसर्च हुए, उसमें ऐसा कहा गया है कि ओमान से भी कॉपर आता था, क्योंकि ओमान के कॉपर में निकल के अंश मिले हैं और जो हड़प्पा के में जो कॉपर प्रोडक्ट मिले हैं उसमें भी निकल का अंश है। तो ऐसा माना जाता है कि ओमान से भी इनका एक व्यापारिक संबंध था और कॉपर जो है वो ओमान से आता था, क्योंकि हड़प्पा के सील जो है वहाँ पे ओमान में मिले। बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स ओमान में हड़प्पा के टाइम के मिले हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ओमान और हड़प्पा के लोगों के बीच में एक व्यापारिक संबंध था और वहाँ से कॉपर ये लोग मंगाया करते थे। अब व्यापार इनका बहुत ही, हड़प्पा के लोगों का व्यापार काफ़ी उन्नत था, क्योंकि ज़्यादातर जो इनके सेटलमेंट थे वो नदियों के किनारे थे या फिर समुद्र से काफ़ी नज़दीक था। तो ऐसा माना जाता है कि वाटरवेज के ज़रिए, नाव के ज़रिए, शिप के ज़रिए ये बाहर दूर जाया करते थे। और जैसे कि मेसोपोटामिया के साथ इनका व्यापारिक संबंध था, या फिर बुल्लोक कार्ट्स मतलब बैलगाड़ी हमें मिली है, तो ऐसा भी माना जाता है कि बैलगाड़ी के ज़रिए जो भी आसपास का एरिया था उसके साथ इनका व्यापारिक संबंध था। और आपस में भी इनका काफ़ी लेन देन, जैसे हड़प्पा और लोथल, धौलावीरा, अब ये सारी चीज़ें अगर जैसे जो भी सामान इन सब जगहों पे मिली हैं उसमें काफ़ी एकरूपता है। तो निश्चय ये जो प्रोडक्शन सेंटर से अलग अलग जगहों पे सामान भेजा जाता था, तो ये एक बहुत ही विकसित व्यापारिक कोई ट्रेड सिस्टम इनका था जिसके ज़रिए सारी चीज़ें मैनेज की जाती होंगी। अब मेसोपोटामिया के साथ इनका काफ़ी अच्छा एक ट्रेड रिलेशन था। और मेसोपोटामिया में जो स्क्रिप्ट पढ़ी गई हैं उसमें 2 जगहों का जिक्र है। एक है डेल्मन जिसकी पहचान बहरैन के रूप में की गई है, और दूसरा है मैगन एंड मेलुहा। तो ऐसा माना जाता है कि मैगन और मेलुहा शब्द का इस्तेमाल हड़प्पा के संदर्भ में किया गया है और इन्हें सी फेयरर्स भी कहा गया है। अब यहाँ मेसोपोटामिया में हमें हड़प्पा में जो बनी हुई कार्नेलियन या फिर लेपिस लेजुली या फिर गोल्ड, कॉपर, इन सब चीज़ों जो हड़प्पा में जिन चीज़ों का निर्माण हुआ था वो हमें मेसोपोटामिया में मिला है। और इसके अलावा हमें बहुत सारे सील्स भी मिले हैं मेसोपोटामिया में। तो ऐसा माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ हड़प्पा के लोगों का काफ़ी अच्छा और गहरा ट्रेड रिलेशन था। अब इतना अच्छा ट्रेड रिलेशन था तो एक पूरा सिस्टम भी था इनका। तो कोई भी सामान भेज रहे थे तो उसको ऐसे ही उठा के तो नहीं भेजते होंगे, तो उसकी भी एक पूरी की पूरी व्यवस्था थी कि सामान को पैक किया जाता था, उसके ऊपर सील मारा जाता था। अब सील कैसे, आपने देखा होगा कि अगर आप बोर्ड का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो जब क्वेश्चन पेपर आता है, एक लिफाफा आता है, उसके ऊपर एक सील लगा होता है रेड कलर से, आपके सामने उस सील को खोला जाता है ताकि ये इस बात की गारंटी है कि उस क्वेश्चन पेपर को किसी ने नहीं पढ़ा है। मतलब वो जिस तरीके से प्रिंटिंग प्रेस से आया है वो वैसे ही पैक होके रखा हुआ है और वो सीधा खुल के स्टूडेंट को मिला है। मतलब उसमें कहीं कोई घपलेबाजी की संभावना नहीं है। तो इसलिए सील मारा, उस वक्त भी इस तरीके से सील मारा जाता था। कोई भी सामान जाता था, जो पैकेट जाते थे पैक होके, उस पर सील मारा होता था और ये इस बात की गारंटी होती थी कि बीच में कोई भी उस सामान को खोलकर उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना करे। तो ये सारी चीज़ें ट्रेड से रिलेटेड थी। और आगे हड़प्पा के स्क्रिप्ट की बात करते हैं। आपको पता ही है कि हड़प्पा का स्क्रिप्ट अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है और ये एक पिक्टोरियल स्क्रिप्ट है। मतलब कि यहाँ पे जैसे हमारा है ना अल्फ़ाबेट्स, मतलब अल्फ़ाबेट्स लिखा होता था, उस समय पिक्चर बने होते थे और उस मतलब हड़प्पा के स्क्रिप्ट में पिक्चर्स होते हैं। और इस तरह के कुछ 375 से 400 के आसपास कुछ वो पिक्टोरियल साइंस मिले हैं
जो कि उस वक्त इस्तेमाल किया जाता होगा। और ये जो लिखे जाते थे वो राइट टू लेफ़्ट लिखे जाते, जैसे आज हम हिंदी या फिर रोमन हम कैसे लिखते हैं, लेफ़्ट टू राइट, बट जैसे कि अरेबिक राइट टू लेफ़्ट लिखा जाता है, तो उस वक्त हड़प्पा के स्क्रिप्ट भी राइट टू लेफ़्ट लिखा जाता था। अब इस स्क्रिप्ट में क्या है नहीं है अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं, तो हमें नहीं पता, जब कभी पढ़ पाएंगे तो पता चलेगा। शायद कुछ इतिहास ऐसे ही रहे, कुछ इतिहास काफ़ी बदल जाए, अब ये तो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो ये तो स्क्रिप्ट की बात हो गई। अब आगे हम बात करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम की। उस वक्त का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था। अब वहाँ उस वक्त क्या था, प्रजातंत्र था, राजतंत्र था, सामंतशाही थी या फिर डिक्टेटरशिप था, इस तरह के किस तरह के सिस्टम थे इसकी एग्जैक्ट जानकारी हमें नहीं है, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के जरिए इसमें से किसी एक पे को इस्टेब्लिश कर पाना बहुत ही मुश्किल है। जब तक कि हम उसके स्क्रिप्ट को ना पढ़ें तब तक इस एक निश्चित रूप से कुछ कहना कि हाँ ये इस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम था थोड़ा मुश्किल है। लेकिन एक तस्वीर हमें मिली है जिसको कहा जाता है कि प्रिस्ट किंग है, मतलब कुछ एक प्रिस्ट किंग टाइप का कोई एक व्यक्ति रहा होगा जिसकी अथॉरिटी पूरी की पूरी चलती होगी पूरी सभ्यताओं में। जैसे कि मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ मिला है, तो वो जो पूरी की पूरी सेरेमनी होती होगी वो उस प्रिस्ट किंग के इर्द गिर्द होती होगी, तो इस तरह का कोई सिस्टम रहा होगा। लेकिन सिस्टम कोई भी रहा हो, लेकिन इतना तो है कि वो काफ़ी बेहतरीन सिस्टम पॉलिटिकल सिस्टम होगा, काफ़ी सेंट्रलाइज सिस्टम होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हड़प्पा का जो एक जो भी ईंट है या फिर जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, स्क्रिप्ट मिला है, जो भी प्रोडक्शन सेंटर था उसके जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरीके से किया गया था, ये सारी चीज़ें किसी लोकलाइज लेवल पे तो नहीं हो सकता, या फिर कोई एक ऐसा भी नहीं था कि अलग अलग जो अलग अलग सिटी जो है वो अपने हिसाब से काम कर रही हैं, ऐसा भी नहीं था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सबके एक जैसे डिज़ाइन नहीं होते। तो कोई एक सेंट्रलाइज सिस्टम था जो काम कर रहा था, जो पूरी की पूरी व्यवस्था बना रहा था। अब वो सिस्टम किस तरह का था, वो ग्रुप ऑफ पीपल कर रहे थे या फिर वो कोई एक व्यक्ति कर रहा था या फिर जनता चुन के भेज रही थी किसी को, ये हमें नहीं पता, क्योंकि ऐसा कुछ हमें ये भी नहीं मिला कि कोई महल भी नहीं मिला है, तो हम ये भी नहीं कह सकते हाँ यहाँ पे राजा रहा करता था। अगर कोई महल मिलता तो हम ऐसा मानते, जैसे कि हम इजिप्ट में इतने बड़े बड़े बरियल्स मिले हैं, जो पिरामिड मिला है, तो हम मानते हैं कि हाँ वहाँ पे एक बहुत ही एक पावरफुल किंग हुआ करता था। बट हड़प्पा में इस तरह की कोई एविडेंस हमें मिला नहीं है। अब आगे हम बढ़ते हैं कि इतनी जो विकसित सभ्यता थी, जो 8 साल तक इस सभ्यता का अस्तित्व रहा, वो इस तरीके से ख़त्म कैसे हो गई। इसके संदर्भ में बहुत सारे इस संबंध में बहुत सारे अलग अलग विचार हैं, बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं। इसमें से एक थ्योरी यह है कि बाहरी आक्रमण कोई हुआ होगा और पूरी की पूरी सभ्यता को ख़त्म कर दिया होगा, क्योंकि हम आगे जो इसके बाद जो ऋग्वैदिक काल है उसमें ऋग्वेद में हम देखते हैं कि इंद्र को पुरंदर कहा गया है, मतलब पुरों का नाशक, पुर का मतलब किलों का नाश करने वाला जो। और हड़प्पा में हम देखते हैं कि पूरा का पूरा फोर्टिफिकेशन एक किला की तरह था। और हड़प्पा में हमने ये भी देखा कि हड़प्पा का जितना भी शहर था वो सब का फोर्टिफिकेशन किया गया था। तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि शायद बाहरी आक्रमण का उन्हें डर था, इसी वजह से पूरा वो घेराबंदी करके अपने शहर को रखते होंगे। बट हमें नहीं पता कि सच में कोई एक आक्रमण हुआ और पूरी की पूरी सभ्यता ख़त्म हो गई। हड़प्पा से लेकर लोथल तक पूरी की पूरी सभ्यता कैसे ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अगर आक्रमण होगा तो कोई एक जगह ख़त्म होगा, बट पूरी की पूरी सभ्यता ख़त्म हो गई। इस पर विश्वास करना, पूरी तरीके से इस पर विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कुछ ना कुछ सच्चाई तो इसमें होगी कि कोई बाहरी आक्रमण हुआ होगा, क्योंकि ऋग्वेद में हमें इसके काफ़ी एविडेंस मिलते हैं। इंद्र को पुरंदर कहा गया, आर्य अनार्य की लड़ाई की भी चर्चा ऋग्वेद में की गई है। तो ऐसा है कि कुछ ना कुछ आक्रमण तो हुआ होगा उस वक्त, लेकिन पूरी की पूरी सभ्यता उससे ख़त्म हो गई होगी, ऐसे इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। फिर दूसरी थ्योरी है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज हुआ होगा जैसे कि, क्योंकि पूरी की पूरी सभ्यता जो जितने भी शहर थे वो किसी न किसी नदी के किनारे बसे हुए थे, तो हो सकता है नदी ने अपना रास्ता बदल लिया हो या फिर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, जिसकी वजह से लोगों को उस जगह को छोड़ के कहीं और जाके बसना पड़ा हो। इसमें कुछ और धीरे धीरे ये सब पूरे के पूरा का पूरा वो जगह जो था वो वीरान हो गया होगा। ये इसमें भी थोड़ी बहुत सच्चाई नज़र आती है, समझ में आता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। फिर एक और थ्योरी दी जाती है कि कोई महामारी फैली होगी, जैसे कि अभी हमने पीछे देखा कि
कोविड आया और कोविड में कितने लाखों लोगों की जानें चली गई। तो इसी तरह की कोई भी, आज तो हमारे पास साइंस टेक्नोलॉजी है, हमने वैक्सीन बना लिया और इस पर बहुत जल्दी काबू पा लिया। वक्त उस वक्त इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी नहीं होगी, इस तरह की कोई अध्ययन नहीं होगा जिसकी वजह से लोगों को या तो बहुत संख्या में लोग मर गए होंगे या फिर वहाँ से लोग अपना घर बार छोड़कर वहाँ से निकल गए होंगे ताकि उस बीमारी से अपने आप को बचा सकें। तो ऐसा क्योंकि हमें बहुत सारे कब्रें मिली हैं जिसमें कि बहुत मतलब सामूहिक कब्रें मिली हैं। तो इस सामूहिक कब्र को या कई बार ये बोला जाता है कि ये युद्ध हुआ होगा जिसमें बहुत सारे लोग मरे होंगे तो उनको वहाँ पे दफनाया गया होगा, या फिर महामारी में बहुत सारे लोग मरे होंगे तो जिनको एक साथ वहाँ पे दफना दिया गया होगा। तो ये भी एक थ्योरी दी जाती है। एक थ्योरी ये भी दी जाती है कि आग लग गई होगी, उससे शायद सभ्यता पूरा का पूरा नगर ख़त्म हो गया होगा, क्योंकि पुराने ज़माने में आग लगना और पूरे के पूरे बस्ती को ख़त्म कर देना ये एक आम बात थी। आज भी ऐसा होता है कि गांव वगैरह में होता है कि जब पक्के मकान नहीं थे तो एक आग लगता था तो पूरा का पूरा नगर जो है वो ख़त्म हो जाता था। लेकिन उनकी इतनी अच्छी विकसित सभ्यता थी, मतलब उनका घर जो इतना पक्के मकान बने हुए थे, तो आग वाली जो थ्योरी है वो उतना जम नहीं रहा है। तो ये कुछ थ्योरी दी जाती हैं जिसकी वजह से हड़प्पा सभ्यता के ख़त्म होने की बात कही जाती है, मगर कोई एक कारण तो नहीं रहा होगा इतनी बड़ी सभ्यता के ख़त्म होने की। अलग अलग जगहों पे अलग अलग कारण रहे होंगे कि हड़प्पा के ख़त्म होने की वजह कोई और होगी, मोहनजोदड़ो पे कोई और रीजन होगा, लोथल का कोई और होगा, कालीबंगन का कोई और होगा। तो अलग अलग लेवल पे कुछ लोकलाइज प्रॉब्लम्स होंगी जिसकी वजह से लोग वहाँ से छोड़कर कहीं और जाके बस गए होंगे। तो ये सारी बातें थी उसके डिक्लाइन को लेकर। और तो लगभग हमारा यह चैप्टर काफ़ी पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, मतलब लगभग ख़त्म हो गया है। इसमें कुछ पॉइंट्स और हैं जो आप खुद पढ़ सकते हैं। और इसमें एक और वीडियो आपको मैं बनाऊंगी जिसमें जो इसके मेन पॉइंट्स हैं, जो मेन टर्म्स हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, जो कि COET या फिर बोर्ड में जो आपका ऑब्जेक्टिव्स है या फिर MCQ क्वेश्चंस हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए हम एक और वीडियो बनाएंगे। इस चैप्टर को एक बार फिर से खुद से अच्छे से इसको पढ़िए, इस वीडियो को भी 2-3 बार देखिए और कहानी को के जरिए इसको समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर आप किसी भी सभ्यता की कहानी, आप भूल जाइए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप ये समझिए कि आप कहानी सुन रहे हैं। जब इस फॉर्म में आप किसी चीज़ को पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में वो ज़्यादा अच्छे से जाएगा। और फिर सवाल कुछ भी हो, अगर आपको उसकी पूरी कहानी पता है तो सवाल कुछ भी हो आपको उसका आंसर तो लिख ही देंगे। तो चलिए आज का यह वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और फिर से मिलेंगे एक नए चैप्टर में। अगला चैप्टर जो है उसका वीडियो फिर मैं बनाऊंगी, फिर उसके साथ आप लोगों के साथ मिलते हैं। मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा है वीडियो की शुरुआत में, हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं, इतिहास का क्या इम्पोर्टेंस है, तो उसका जवाब ज़रूर आप लिखिए। और अगर आपका कुछ डाउट्स हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कीजिए और तब तक के लिए जय हिंद।